अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मेरी ये वीडियोस का पूरा एक सीरीज़ रहेगा जिसमें मैं पहले आपको लास्ट वीडियो में टर्किश सिटीजनशिप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से कैसे ली जाती है उसके बारे में बताया था। मैंने बताया था अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि टर्किश रेसिडेंसी बाय रियल एस्टेट कैसे ली जाती है। ठीक है। और उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको इसके बाद वाली वीडियो में बताऊंगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, टर्किश रेसिडेंसी कैसी ली जाती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से, और उसको रिलेटेड जितने भी सवाल है मैं एक जो कॉमनली लोगों के दिमाग में जो सवाल आते हैं वो सबको एक एक करके आंसर करूंगा। दोस्तों, जो मैंने पहला सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट पे जो वीडियो बनाया था वो काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी लोगों के रिस्पॉन्सेज भी आए, और जो उनके दिमाग में बचे कुछ डाउट्स थे मैंने कोशिश किया वो भी क्लियर करने के। दोस्तों, एक चीज़ थी जो मैं आप लोगों को क्लियर करते चलूँ यहाँ पे, जो मेरे को लगा कि कुछ कुछ लोगों के दिमाग में ये भी फ़र्क है कि टर्किश रेसिडेंसी और सिटीजनशिप ये क्या फ़र्क है, और टर्किश सिटीजनशिप के प्रोसेस को क्या कितना टाइम लगता है। किसी किसी के दिमाग में था $2.5 लाख डालने के बाद में भी क्या 5 साल का वक्त लगेगा। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको क्लियर करना चाहता हूँ। टर्किश सिटीजनशिप को इंस्टेंट जो $2.5 लाख वाली स्कीम है, जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट वाला जो प्री अप्रूव प्लान है, मतलब आपने अगर $2.5 लाख की प्रॉपर्टी ली तो इंस्टेंटली आपको वेट नहीं करना है। अगर आपने $2.5 लाख की प्रॉपर्टी ले ली तो आपको 3 से 6 महीने में टर्किश सिटीजनशिप मिल जाएगी। उसका एक प्रोसेस है, पेपर वर्क वगैरह वो अलग है, लेकिन इसमें आपको 5 साल वगैरह वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इंस्टेंट सिटीजनशिप मिलती है, और वो एक प्री अप्रूव प्लान है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने लिया तो फिर आपका ये पैरामीटर्स, अगर आपको लैंग्वेज आती है, क्या आपको यहाँ पे रहना है कि ज़रूरी है क्या टर्की में, ऐसा कुछ नहीं है। आप टर्की में नहीं भी रहते हो, आपने प्रॉपर्टी ली, उसको रेंट पे दे दिया, आपने ऐसे ही रखा है, आप कहीं और बिजनेस करते हो, कोई टर्की में मिनिमम स्टे रखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है, ये कोई चीज़ आपसे पूछने नहीं जा रहा। मैं ये क्लियर कर दूं, जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट का प्लान है वो एक प्री अप्रूव प्लान है कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको वो मिल जाएगी, प्रोवाइडेड आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपको कोई भी लैंग्वेज आती हो, आप टर्की में रहने वाले हो नहीं हो, ये कुछ भी मैटर नहीं करेगा। ठीक है। इनफैक्ट आप टर्की आए बिना भी अगर आप अपने पैसे भेज के प्रॉपर्टी लेते हो तो आप अपनी कंट्री में बैठे बैठे भी सिटीजनशिप लेते हो, और ये काफ़ी कॉमन है। अरब कंट्रीज के और काफ़ी जगह के लोग वर्चुअल टूर करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज के, और जो प्रॉपर्टी उनको वीडियो में अच्छी लगती है वो पैसे ट्रांसफर करते हैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स को, अपने लॉयर्स को, और वो अपनी एम्बेसी में जा कर के अपनी कंट्री की टर्किश एम्बेसी में जा कर के वहीं से अपना टर्किश पासपोर्ट भी ले लेते हैं। तो ये एक अलग चैप्टर है। आज हम लोग जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि अगर कोई $2.5 लाख की प्रॉपर्टी नहीं लेता है, उससे कम की लेता है, तो उसको क्या मिलेगी, और कितनी कम अमाउंट की लेंगे तो क्या मिलेगी, जो के टर्किश रेसिडेंसी का सवाल है। ठीक है दोस्तों, पहले मैं क्लियर करता हूं कि कुछ कॉमन किस्म की रेसिडेंसी है जो मिलती है टर्की में। एक टूरिस्टिक रेसिडेंसी है, एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर रेसिडेंसी है, स्टूडेंट्स रेसिडेंसी है जिसको स्टूडेंट्स वीज़ा भी बोलते हैं, और एक वर्क रेसिडेंसी या वर्क परमिट या बिजनेस वालों को जो मिलती है। ये 4 किस्म की कॉमन है। ठीक है। बाकी की रेसिडेंसी पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ करूंगा। मेन हमारा जो डिस्कशन है वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की रेसिडेंसी के बारे में, लेकिन टर्किश टूरिस्टिक रेसिडेंसी भी बहुत कॉमन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं तो पहले टूरिस्टिक वीज़ा ही अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो मैं टूरिस्टिक रेसिडेंसी के बारे में आप लोगों को थोड़ी डिटेल्स देता हूँ। ठीक है। टूरिस्टिक रेसिडेंसी आपको टर्की में अगर आप घर लेते हो, एक रेंट कॉन्ट्रैक्ट 10-15 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार का भी आप अगर घर लेते हो टर्की में, और उस रेंट कॉन्ट्रैक्ट को नोटराइज कराते हो, तो उस बेसिस के ऊपर आपको टर्की में 1 साल की टूरिस्टिक रेसिडेंसी मिल जाती है।
ठीक है। उसके साथ में आपको बेसिक कुछ पासपोर्ट कॉपीज लगेगी आपकी, आपके 4 फोटोग्राफ्स लगते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह आप कैरी कीजिए, ये बेसिक चीज़ें हैं जो लगती है, और आपका रेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसके ऊपर आपको 1 साल की टूरिस्टिक रेसिडेंसी मिल जाती है। आपको अगर प्रॉपर डिटेल्स चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा कि कौन से एग्जैक्ट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए टूरिस्टिक रेसिडेंसी अप्लाई करने के लिए, ठीक है। वो आपको गवर्नमेंट का कुछ टैक्स 1 साल का जमा कराना होता है, आपको इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस लेना होता है, 4 फोटोग्राफ्स लगते हैं, रेंट कॉन्ट्रैक्ट लगता है, और बहुत ईजी है। ये किसी को भी टर्की में जो विजिट वीज़ा पे आता है और यहाँ पे रहना चाहता है, तो उस विजिट वीज़ा के ड्यूरेशन के अंदर लोग ये TRC टूरिस्टिक रेसिडेंसी कार्ड अप्लाई करते थे और 1 साल के लिए उनको मिल जाता है। पहले ऐसा था कि ये 1 साल के बाद रिन्यू भी हो सकता था, ठीक है, मतलब 1 साल आपने पूरे किए फिर दूसरे साल के लिए, या 2 साल के लिए भी मिलता था। लेकिन ये होने लगा कि यहाँ पे टूरिस्टिक रेसिडेंसी ले करके लोग यहाँ पे काम करने लगे और बहुत लंबा लंबा पीरियड यहाँ पे टूरिस्टिक रेसिडेंसी पे ही रहने लगे। अब इन्होंने बंद कर दिया है, अब टूरिस्टिक रेसिडेंसी आपको 1 ही साल के लिए मिलेगी, उसके बाद में ये रिन्यू नहीं होगी, ठीक है। आपको अगर इसके बाद में टर्की में बेसिकली इमिग्रेशन का बोलना ये है, 1 साल टूरिज्म के लिए बहुत है। इसके बाद अगर आपको टर्की अच्छा लगता है तो आपको 2-3 चीजों में से कोई एक काम करना है। अगर आप स्टूडेंट, आपको अच्छा लगा, आप अपने बच्चे को या किसी को पढ़ाना चाहते हैं, तो आप स्टूडेंट परमिट पे, स्टूडेंट रेसिडेंसी पे चले जाए, आप यहाँ पे एडमिशन ले कॉलेज में, यहाँ पे पढ़ाई करें, आपको स्टूडेंट वीजा मिल जाएगा। अगर आप अपने लिए जॉब ढूंढने में कामयाब हो गए या आपको लगता है कि आप बिजनेस कर सकते हैं, तो आप जॉब जब ढूंढोगे तो आपको आपका जो एम्प्लॉयर है जिसने आपको रखा है वो आपको वर्क परमिट निकाल के देगा, ठीक है। तो आपको पहले जॉब ढूंढनी होती है, ठीक है। जॉब ढूंढने के बाद में आपकी कंपनी आपके लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगी, वो हो गया आपका वर्क रेसिडेंसी। आपको लगता है आप बिजनेस कर सकते हो, आप टर्की में बिजनेस रजिस्टर कीजिए और अपने बिजनेस रजिस्टर करने के बेसिस के ऊपर आप अपने लिए यहाँ पे वर्क रेसिडेंसी अरेंज कर सकते हो, ठीक है। ये तीसरा हो गया। इसके बाद एक मैंने आपको टूरिस्टिक रेसिडेंसी के बारे में बताया, स्टूडेंट्स रेसिडेंसी हो गई, ठीक है, वर्क रेसिडेंसी हो गई। इसके बाद में एक है रियल एस्टेट इन्वेस्टर रेसिडेंसी, जिसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, टर्की में ये एक कानून है कि अगर कोई भी शख्स अपना घर लेता है, उसमें अमाउंट फिलहाल कोई स्पेसिफाइड नहीं है, खाली द लॉ सेज अगर आप कोई घर लेते हैं तो टर्की में, तो उनको आपके घर को आपकी ये रेसिडेंसी का पर्पस ये है कि आपने अगर घर लिया तो आपको घर में रहने के लिए उन्हें कोई परमिट देनी है या आपको कंट्री में रहने के लिए कोई बेस देना होता है। तो आपने अगर कोई भी घर लिया तो आपकी प्रॉपर्टी में रहने के लिए आपको वो रेसिडेंसी देते हैं, जिसको बोलते हैं रियल एस्टेट रेसिडेंसी, रियल एस्टेट इन्वेस्टर रेसिडेंसी, ठीक है। तो इस बेसिस के ऊपर आप टर्की में रह सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको इसके ऊपर और डिटेल्स और इसके ऊपर आने वाले कॉमन सवालों के ऊपर मैं एक एक करके आपको सारे सवालों का जवाब दूं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल, कितने लाख रुपए का घर आप लोगे तो आपको रेसिडेंसी मिलेगी। मैंने बताया कहीं पे भी फिलहाल कोई कानून मेंशन नहीं है कि आपको इतने अमाउंट के ऊपर का घर लेना है या इतने अमाउंट के ब्रैकेट में रहेगा तो आपको रेसिडेंसी मिलेगी। कानून कहता है कि अगर आपने घर लिया है टर्की में, वो अगर सस्ते से सस्ता भी क्यों ना हो, यहाँ पे मैंने जो सुना हूँ अंकारा या दूसरी सिटीज में सस्ते से सस्ते घर 12-14 लाख रुपए के भी मिल जाते हैं, ठीक है। इस्तांबुल में तो नहीं मिलेंगे आपको, इस्तांबुल में 20-22 लाख रुपए के नीचे अच्छे घर नहीं मिलेंगे। दूसरी सिटीज में 12-15 लाख रुपए में भी घर मिल जाते हैं। तो अगर आपने वो रेंज में भी घर लिया है तो फिलहाल ये कानून कहता है कि आपको उस बेस पे भी रेसिडेंसी मिलेगी, ठीक है। ये एक पहला सवाल है जो बहुत कॉमन है। हाँ, नीचे की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में $2.5 लाख के ऊपर चले जाती है, ठीक है, तो आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो आपको सिटीजनशिप भी मिल सकती है। लेकिन उसके नीचे कोई भी अमाउंट की प्रॉपर्टी हो, आपको रेसिडेंसी यहाँ पे मिलेगी।
दूसरा सवाल ये सिटीजनशिप को लेके भी आता है कि इस रेसिडेंसी में कौन कौन इंक्लूड होगा। तो इसमें और सिटीजनशिप में कॉमन है, अगर आपने एक घर लिया तो जो भी घर लिया है उनके स्पाउस मतलब वाइफ या हस्बैंड और 18 साल के नीचे के बच्चे इसके अंदर रेसिडेंसी ले पाएंगे। ये दूसरा सवाल, ठीक है। उसके बाद में ये रेसिडेंसी कितने साल की मिलेगी। तो बेसिकली ये मामला ऐसा है कि आपको 2-2 साल की के कार्ड मिलते हैं, उसके बाद में वो रिन्यू होते जाएंगे। जब तक आप अपनी प्रॉपर्टी रखोगे तब तक आपको ये रेसिडेंसी मिलती जाएगी। हर 2 इयर्स पे आपको रिन्यू करना है, ठीक है। लेकिन आपको ये जब तक आपकी प्रॉपर्टी है, ये कानून फिलहाल ये स्टेट करता है कि आपकी प्रॉपर्टी जब तक रहेगी तब तक आपको रेसिडेंसी मिलती रहेगी। जॉइंट नेम में प्रॉपर्टी ले तो ये एक सवाल है जो लोग काफ़ी पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए का एक घर है, अब उसमें मैंने और मेरे भाई ने मिल के लिए है फॉर एग्जांपल, तो मेरे को, मेरी फैमिली को और मेरे भाई की फैमिली को भी मिलेगी क्या। तो नहीं, पहले ये लोग जॉइंट नेम पे भी प्रॉपर्टी रहती थी तो रेसिडेंसीज दे देते थे। अभी एक प्रॉपर्टी के अंदर हाँ आप अपनी वाइफ का नाम रख सकते हो, ठीक है, मसला नहीं है। लेकिन आपकी वाइफ एज इट इज या आपका हस्बैंड स्पाउस एज इट इज आपकी अगर आपके नाम पे है तो वो लोग और आपके 18 साल के नीचे के बच्चे इंक्लूडेड रहते हैं, तो आप उनका नाम आपको टापू में डलवाना है। टापू इज द टाइटल डीड, अगर आपको उसमें डलवाना है तो आप डलवा सकते हो, लेकिन एक फ्लैट पे एक ही फैमिली को रेसिडेंसी मिलेगी। क्या मैं प्रॉपर्टी जिस पे रेसिडेंसी अप्लाई कर रहा हूँ उस पे उसको रेंट पे दे सकता हूँ। तो हाँ, आप अपनी प्रॉपर्टी ले करके उसको रेंट पे भी दे सकते हो। आप एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, घर होना चाहिए जिसका टाइटल डीड आपको इमीडिएटली मिल चुका हो। मतलब आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, आपने फिलहाल बिल्डर को टोकन दिया है या 50% पेमेंट दी है और 50% करेंगे, और आपका टाइटल डीड बिल्डर ने आपको आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं किया है, आपको जब तक के टाइटल डीड नहीं मिल जाती, मैं टाइटल डीड का फोटो भी आपको एक बता दूंगा, जब तक आपको टाइटल डीड नहीं मिल जाती तब तक आपको रेसिडेंसी मिलने के लिए आप एप्लीकेबल नहीं हो। आपकी टाइटल डीड मिलने के बाद में आपको ये रेसिडेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये फ्लैट होना चाहिए, कोई लैंड या ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। ये फ्लैट की ही इन्वेस्टमेंट, ये अपार्टमेंट होना चाहिए जिसमें आप रह सके, क्योंकि ये रेसिडेंसी का सोल पर्पस ये है आप वहाँ रहना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको मिलनी है। तो लैंड में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप विजिट वीज़ा पे भी आ जा सकते हो। तो आपका घर है तो वो आपको रहने के लिए दी जा रही है, ठीक है। क्या आप काम कर सकते हैं ये रियल एस्टेट इन्वेस्टर रेसिडेंसी पे, ये बहुत अहम सवाल है और इसको समझने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये लोगों को जनरली ये लगता है कि दूसरी जगह कनाडा और शायद कहीं कहीं रेसिडेंसी पे काम आप कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों, इसका जवाब ये है, आप रेसिडेंसी के ऊपर, रियल एस्टेट इन्वेस्टर रेसिडेंसी पे काम नहीं कर सकते हो। लेकिन इसके अगर मैं आपको बताऊं कि आप काम नहीं कर सकते तो आदमी कुछ बोलेगा कि मैं रह के करूँगा क्या। अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर रेसिडेंसी पे हो, आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो आप बिजनेस ढूंढोगे, बिजनेस रजिस्टर करोगे, तो आप अपने आप को बिजनेस रजिस्टर करने के बाद में आप अपना वर्क परमिट निकाल सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप काम बिल्कुल नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस रजिस्टर किए बिना ही काम कर सकते। आप कोई भी कंट्री में जाए, ठीक है, तो वहां पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप वहां के सिटीजन भी हो, ठीक है, तो आपको पहले कोई भी बिजनेस आप सोचते हो तो बिजनेस को रिलेटेड जो भी लाइसेंसेस लेना है, आप लाइसेंसेस के लिए अप्लाई करते हो, बिजनेस रजिस्टर करते हो, तब वो काम करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको बिजनेस रजिस्टर करना पड़ेगा, जो भी नीडफुल लाइसेंस है वो लेना पड़ेगा, तब आप काम कर सकते हो। लेकिन आप इंस्टेंटली वैसे ही जॉब का सवाल है, अगर आपको कोई जॉब मिलती है, ठीक है, तो आपका एम्प्लॉयर आपको वर्क परमिट निकाल के देगा, ठीक है। तो आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर रेसिडेंसी पे हो लेकिन आप जॉब मिल जाती है,
आप जॉब ढूंढ के आप अपने आप को वर्क परमिट पे आपका एम्प्लॉयर आपके लिए वर्क परमिट बनाएगा और आप काम कर सकते हो। बिना वर्क परमिट बने आप काम नहीं कर सकते हो। वैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग इलीगली तो टूरिस्टिक रेसिडेंसी होती है जो 1 साल की, उस पर भी काम करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है, और मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ, टर्की में लीगली रहना आसान है। तो आप आए, आप सही तरीके से चले, ठीक है। तो आप यहाँ पे जॉब ढूंढे, वर्क परमिट अप्लाई करें, प्रॉपर्टीज़ महंगी नहीं है, आप प्रॉपर्टीज़ ले, आप बिजनेस में ट्राई कर रहे हो, आप कंपनी रजिस्टर करके लीगली काम कीजिए, बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। विल आई गेट सिटीजनशिप आफ्टर 5 years, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैंने रियल एस्टेट रेसिडेंसी अगर रखा हूँ 5 साल तक, ठीक है, तो क्या मुझे 5वें साल में सिटीजनशिप मिल जाएगी? दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और हमको ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है, कि इसका एक प्रिसाइज जवाब हाँ या ना में नहीं है, ठीक है। मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको कुछ हर जगह, फॉर एग्जांपल कनाडा वगैरह में भी आप जाते हो आपको पीआर मिलता है। तो फॉर एग्जांपल कनाडा में भी ये रूल है कि आपको कुछ साल वहाँ पे वक्त काम करना या सिटी कंट्री में रहना ज़रूरी है, आपको टैक्सेस वगैरह देना, फिर 5वें 6ठे साल में वो आपको सिटीजनशिप के लिए कंसिडर करते हैं। यहाँ पे भी हूबहू यही है। बहुत अच्छा कानून है ये। 5 साल में आप छोटे से, मेरे ख्याल से इससे अच्छा कोई ऑप्शन आज की तारीख में कोई कंट्री में अवेलेबल नहीं है कि आप छोटी भी प्रॉपर्टी लीजिए, उसके ऊपर आपको रेसिडेंसी मिलेगी। अब उसको सिटीजनशिप के लिए आपको आगे जाना है तो उसके कुछ तरीके हैं। पहला, आपको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, एलिजिबल होने के लिए आपको यहाँ पे 5 साल में, पहले कानून था 4.5 साल से ज्यादा टर्की में रहना जरूरी है, ठीक है। अब मैंने सुना हूं ये कानून 4 साल हो गया, तो 5 साल में आपको 4 साल से ज्यादा टर्की में रहने की जरूरत है। अगर 5 साल आपके पूरे हो गए लेकिन आपका स्टे 4 साल का पूरा नहीं हुआ है टर्की में, तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपका स्टे यहाँ पे 4 साल पूरा नहीं हो जाता। 4 साल पूरा होने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे एप्लीकेशन करने के लिए फॉर सिटीजनशिप। उसके बाद में दोस्तों ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का काम है, वो आपको देखेंगे, जज करेंगे। देखिए हर कंट्री चाहेगी कि वो किसी लाइबिलिटी को सिटीजनशिप ना दे, लेकिन हर यहाँ पे यूरोप में ज़्यादातर जगह पे हर जगह यही सिमिलर पैटर्न चलता है, कनाडा हो, यूएस हो, यूरोपियन कंट्रीज हो दूसरी। अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपने बिजनेस रजिस्टर किया, आपने यहाँ पे बिजनेस किया, आपने टैक्सेस भरे, आपने यहाँ पे लैंग्वेज सीखी, आप यहाँ पे कल्चर में इन्वॉल्व हो जाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई रीजन होगा कि वो आपको अननेसेसरी कोई, उनके पास एक पैरामीटर्स होते हैं कि आप ये पैरामीटर पे अगर खरे उतरते हो तो आपको मिलेगी ये पैरामीटर, वो अपने मन से आपको देंगे या नहीं देंगे, कोई ऐसा फैसला नहीं लेगा। तो हर जगह पे दोस्तों यही तरीके से होता है कि आप 5 साल रहने के बाद में, या तो आप जॉब किए, आपने टैक्सेस भरे, आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे यहाँ पे, आपने अपना पैसे की इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे की है, ये सारी चीज़ें मैटर करेगी। आपको 5 साल के बाद में जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स ये सारी चीज़ें देखेंगे आपको सिटीजनशिप देने से पहले। दोस्तों दूसरा सवाल ये है कि क्या आपको 100% मिल जाएगी या 100% रिजेक्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ है? या क्या आपकी अगर रिजेक्शन हो जाएगी 5 साल बाद तो क्या आपको वापस ये कंट्री से निकाल देंगे? दोस्तों आपको अगर सिटीजनशिप दे रहे नहीं है 5 साल बाद भी, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी रेसिडेंसी भी कैंसिल होगी। नहीं, आपका घर है, मोस्ट प्रॉब्ली अगर वो आपको 5 साल के बाद में भी क्योंकि ये रेसिडेंसी के जो इंटरव्यू है वो टर्किश में होंगे, वो चेक करेंगे कि आपको लैंग्वेज आ रही है कि नहीं। उनका पर्पस ये देखने का कि 5 साल आप यहाँ पे थे, आपने क्या किए, आपने यहाँ पे कोई गलत काम तो नहीं किया, आपको इलीगल ट्रेडिंग में तो नहीं थे, तो वो इंटरव्यू होगा, ठीक है। वो टाइम पे अगर उनको लगता है, मेरे जो जनरली दूसरी कंट्रीज में भी होता है कि नहीं आप अभी फिट नहीं है सिटीजनशिप देने के, तो उस प्रोसेस को आप 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद फिर से अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है, वो आपको वो टाइम पे लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी भी दे सकते हैं। अभी आप 2-2 साल के बाद रिन्यू करते हो, 5 साल के बाद वो टाइम पे जब आपकी स्टे ज्यादा हो जाती है तो आप 5 साल ऐसी लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी भी आपको मिल सकती है, ये भी एक ऑप्शन है। और हो सकता है कि आपको 5 साल के बाद नहीं,
7 साल के बाद में आप दूसरा इंटरव्यू दे, वो टाइम पे आप क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसका कोई प्रिसाइज जवाब किसी के पास नहीं है। और कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि आप फ्लैट लीजिए, मैं 5 साल बाद में 100% आपकी सिटीजनशिप करवा दूंगा, तो भी वो गलत बोल रहा है, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है, कोई एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है, ये गवर्नमेंट के हाथ में है। या कोई आपको ये भी बोल रहा है कि 5 साल के बाद मैं बोलता हूं आपको मिलेगी ही नहीं, तो वो भी गलत बोल रहा है, उसको भी पता नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, आप उस पर एलिजिबल होंगे तो आपको देंगे, नहीं तो आप अगर नहीं भी सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या आप सिर्फ रहना चाहते हैं, जब तक आप प्रॉपर्टी रखते हो टर्की में, तब तक आप यहाँ की रेसिडेंसी ले करके आप अपने उस घर में, वो भले आप घर आपका 10 साल रखो, 15 साल रखो, 20 साल रखो, ठीक है, तो आप यहाँ पे रह सकते हो। और आप एक अच्छा लंबा अरसा रहने के बाद में, मुझे नहीं लगता है कि आप अगर सब चीज़ें सही तरीके से कर रहे हो कि आपको हो सकता है 5 साल के बदले 7 साल बाद मिले, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली हर किसी को जिसने सही तरीके से यहाँ पे काम किया है, अपना वक्त लगाया है, ठीक है, उसको मुझे लगता है कि यहाँ पे मिलेगी इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसका कोई कंफर्मेशन या अश्योरिटी किसी के पास नहीं है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। रेसिडेंसी लेने पे भी कुछ बेनिफिट्स है। आप अगर यहाँ पे रेसिडेंट हो, ठीक है, आपके बच्चों को टर्किश स्कूल्स में फ्री एजुकेशन है, अच्छा स्टैंडर्ड है स्कूल का, ये सिमिलर जो एक सिटीजन को मिलता है वही बेनिफिट है। मेडिकल हेल्थ केयर यहाँ पे अच्छा है, लेकिन सिटीजनशिप की तरह आपको रेसिडेंसी पे फ्री नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बहुत इकोनॉमिकल रेट में साल भर का इंश्योरेंस हो जाता है। 100 लीरा से 200 लीरा, मतलब 2000 रुपये में साल भर का इंश्योरेंस हो जाता है। और उस पर काफ़ी सब्सिडाइज रेट में आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ केयर सेक्शन यहाँ का अच्छा है। किमलिक नहीं आई थी मेरी रेसिडेंसी मेरे बच्चों की, जब तभी मेरे बच्चे के दांत में दर्द था, तो मैं डेंटिस्ट वगैरह के पास में यहाँ पे लोकली अताशहीर में लेके गया था। तो दोस्तों, मैं बॉम्बे के डेंटिस्ट के कंपैरिजन में, यकीन मानिए, जो रूट कनाल हमको बॉम्बे में एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, 2500 रुपये का, वो मुझे यहाँ पे 2000 रुपये का पड़ा बिना इंश्योरेंस क्लेम किए। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ ऐसी भी नहीं है कि बहुत सस्ती है या बहुत महंगी है, लेकिन अफोर्डेबल है। मतलब ऐसा मुझे बॉम्बे के कंपैरिजन में ठीक ठाक सा लगा। अगर ये इंश्योर्ड होता है और आपको 50% मिलता है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज़, आपको रेसिडेंसी पे भी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके फ्लैट लेने पे 30-40 लाख रुपए के घर पे आपको अप्रिसिएशन भी मिलता है, आपको रेंटल भी मिलता है, और आप जब तक चाहे तब तक आप टर्की के रेसिडेंट बन के रह भी सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ सवाल थे टर्किश रेसिडेंसी को लेकर के, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि इसके अलावा कोई भी डाउट्स है या कोई भी क्वेरीज है, आप लोग मुझे लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों के इस सवाल का जवाब दूँ। और मेरी अगली वीडियो इंशाल्लाह दोस्तों जल्दी अगले वीक तक मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। जो लोगों के बहुत सवाल है कि प्रॉपर्टी ख़रीदना कैसे चाहिए, क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम पे मैं ये पूरे प्रोसेस से गुज़रा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैं आप लोगों को पूरे मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा, और प्रॉपर्टी ख़रीदने के प्रोसेस के बारे में आपको अगले वीक में इंशाल्लाह मैं वीडियो बना करके शेयर करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।